तो आज की क्लास में देखेंगे कि टाइफून कलमेगी कौन से रीजन को इन्होंने हिट किया है एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और साइट्स की तरफ से, साइट्स की कमिटी की तरफ से इंडिया के ऊपर ये चीज स्पेसिफिकली बोल दी गई है, इंडियन गवर्नमेंट को नोटिफाई कर दिया गया है कि किसी भी तरह का एनिमल इंपोर्ट इंडिया फॉर एनी पर्पस नहीं कर सकती। एंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये चीज बोल दी है कि पॉक्सो एक्ट जो है उसका बहुत हाई लेवल पे, हाई रेट पे मिसयूज किया जा रहा है एंड उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशंस जारी की हैं जो कि अब एजुकेशनल करिकुलम में या एजुकेशन में हमारे कैसे इंपॉर्टेंट होगी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड विजयनगर एरा के कॉइन्स को जो कि गोल्ड कॉइन्स हैं उनको अनअर्थ किया गया है। गुरुपूरब की सेलिब्रेशन इस बार की हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देन ब्रिक्स कैसे चैलेंज कर रहा है स्विफ्ट सिस्टम को, एंड डायरेक्टली यहाँ पर इस बार बोल दिया गया है स्विफ्ट सिस्टम जो कि वेस्टर्न नेशंस ने डेवलप किया है एंड ब्रिक्स नेशंस अपनी करेंसी बनाने की या डेवलप करने की बात यहां पर कर रहे थे, हम पहले बता रहे थे, आपसे डिस्कशन भी हमारे साथ हुई है आपकी। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब वो स्विफ्ट सिस्टम को कैसे चैलेंज करेगा क्योंकि ब्रिक्स करेंसी आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा सरोगेसी बैन कि क्या ऐसा केस उनके सामने आ गया कि सरोगेसी जो कि ऑलरेडी बैंड थी वो अब रिव्यू करने की नौबत आ गई। और नई स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर को डिस्कवर किया गया है एंड वो किसके नाम पे है, क्या उनकी स्पेशलिटी है, क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं, कहाँ पे वो पाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको डिस्कस करेंगे। और इंडिया इजराइल टाइज के बारे में एक अपडेशन है तो इसको डिस्कस कर लेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 5 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स एंड उससे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द हिंदू से ही आज हम डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पीपल गैदरिंग कोकोनट्स वॉश्ड अशोर बाय टाइफून कलमेगी माइगोरा टाउन लेलित प्रोविंस इन द सेंट्रल फिलीपींस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, सिंपल सी ये न्यूज थी कि अब जो आप टाइफून है वो देखोगे कि कलमेगी है, कहाँ पे आया है वो, ठीक है, वो कहाँ पे आया है हमारे पास फिलीपींस वाले रीजन में। देख रहे हो कि उन्होंने अब लैंडफॉल जो है किया है, तो आपको ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज पता होगी ना कि टाइफून जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही बोला जाता है, बट वो फिलीपींस वाले रीजन वाले एरिया के अंदर अगर आप देखोगे वहां पे उनको टाइफून बोला जाता है। आगे मैं इन्फॉर्मेशन आपको और दूंगी सिंस आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज हम 3 कॉलम जो पेयर्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर आपको साइक्लोन का नाम दिया गया है जो पहले आए होंगे कभी एंड कौन से रीजन के ऊपर उन्होंने वहां पर लैंडफॉल किया है, ठीक है। एंड इसको हम साइक्लोन, टाइफून या हरिकेन कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है लगाएंगे या कौन सी कैटेगरी के अंदर ये फॉल करेगा ऑल टुगेदर, ठीक है। तो नरगिस, हयान, मरिया, ठीक है। सेकंड कॉलम में है इंडिया, वियतनाम, कैरेबियन, देन साइक्लोन, टाइफून एंड हरिकेन। सो यहाँ पर वो लॉजिक मत लगाना कि अगर नरगिस है तो इंडिया से ही होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कैसे नेमिंग होती है साइक्लोन्स की, है ना। तो उसी के बेसिस पे हो सकता है नरगिस नाम इंडिया ने दिया हो बट वो नरगिस नाम इंडिया के रिस्पेक्ट में यूज नहीं हुआ है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, तो ये लॉजिक यहाँ पर मत अप्लाई करना। सो द ओनली करेक्टेड पेयर या करेक्टली मैच्ड पेयर वाज मरिया, कैरेबियन एंड हरिकेन, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं नरगिस की तो नरगिस के कॉन्टेक्स्ट में म्यांमार में ये आप कह सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसने लैंडफॉल किया था। देन हयान की बात करते हैं तो वो फिलीपींस के अंदर एक टाइफून था एंड मरिया की जब हम बात करते हैं कैरेबियन रीजन के अंदर वो हरिकेन था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर हम पहले भी ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर इसका क्या नाम है, डब्ल्यू से शुरू होता है, वैसे सबसे सिंपल है वो, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओगे कमेंट सेक्शन में। देन आफ्टर विजिट टू वंतारा ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पैनल रिकमेंड्स इंडिया पॉज एनिमल इंपोर्ट्स। सो यहाँ पे साइट्स की एक प्रॉपर टीम गई थी वंतारा वाले रीजन के अंदर, वंतारा जो कि रिलायंस फाउंडेशन के अंडर है एंड उसके अलावा राधा कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर भी ये फॉल करता है। कोलैबोरेटिव एफर्ट है यहाँ पर। तो आप देखोगे कि मेजरली यहाँ पर एलिफेंट्स की कंजर्वेशन के लिए या एलिफेंट्स के लिए ही स्पेसिफिकली काम किया जाता है, बट मे बी उनको या साइट्स की कमेटी को मेजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ में नहीं आई है कि क्या रीजन है उनका इंपोर्ट का। तो उन्होंने एक यही नोटिफिकेशन जारी की है इंडियन गवर्नमेंट को कि आगे से कोई भी इंपोर्ट आइदर फॉर जू पर्पसेस, फॉर यू कैन से कि अगर अपने पर्सनल फाउंडेशन में भी अगर आप रखना चाहते हो उनकी डेवलपमेंट के लिए, या कोई भी अगर ऐसा इशू होता है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट वायलेशन हो जाएगी ऑफ द कन्वेंशन जो कि अब साइट्स जिसके अंडर यहाँ पर बना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने यही चीज़ को बोला है कि आगे से जब तक हम आपको यहाँ पर अलाउ नहीं करते, आप किसी भी तरह के एनिमल इंपोर्ट को बैन रखेंगे। एनिमल इंपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक हम ये चीज़ समझ में नहीं पा रहे हैं कि वंतारा जैसी जगहों पे या इवन कि डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं एनिमल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, कि उनका पर्पस क्या है, ठीक है। उनको इंपोर्ट करने का पर्पस क्या है कि लेट देम लिव इन देयर पर्टिकुलर एरियाज ओनली ना। या तो आप बोलो कि जैसे चीता को आपने इंपोर्ट किया था, है ना, चीता को अगर आप इंपोर्ट करो
समझ में आ रहा है कि कंजर्वेशन का एफर्ट आप लगा रहे हो, क्योंकि चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ठीक है, कि आप उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो उनके नेचुरल हैबिटेट के वजह से, दैट इज फाइन। बट उसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल जैसे दे रहे हो वनतारा के, एलिफेंट वेलफेयर की, तो इन सब के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कि इंपोर्टेड एनिमल्स या इंपोर्टेड एलिफेंट्स को लेकर आया जा सके ऑल टुगेदर, है ना। तो इन पर्पसेस के लिए, जू के पर्पसेस के लिए, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ मेजर कंजर्वेशन एफर्ट है, दैट इज फाइन। उसके अलावा जो पर्पस है वो ट्रांजैक्शन का जब तक क्लियर नहीं होगा कि क्यों इंपोर्ट किया जा रहा है, तब तक इंडिया पॉज लगाएगा एनिमल इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। तो अब साइट्स के ऊपर से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट्स, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि साइट्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है साइट्स वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ IUCN। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साइट्स जो है वो IUCN के अंडर फॉर्म होता है, ठीक है। IUCN जो है अपने आप में ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है, एक तरह से आप लगा सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अगर हम साइट्स को देखते हैं तो वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि अब IUCN के अंडर फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो आप ये दोनों की IUCN स्टेटस क्या है, साइट स्टेटस क्या है, हम कंफ्यूज ही होते रहते हैं। तो IUCN का जो स्टेटस है उसी की कंप्लायंस में अगर आप देखोगे कि साइट्स का स्टेटस यहाँ पर चलता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मेजरली जो वर्किंग है IUCN की वो साइट्स जो है के अंडर, आप कह सकते हो कि साइट्स जो है वो IUCN के अंडर यहाँ पर काम करता है। साइट्स की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो अडॉप्ट किया गया रेजोल्यूशन 1963 में, एक मीटिंग थी मेंबर्स ऑफ द IUCN, ठीक है। टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन फाइनली एग्री किया गया था एट अ मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 80 कंट्रीज, जो कि वॉशिंगटन DC के अंदर हुआ था सन 1973 के अंदर, एंड सिग्नेचर्स के लिए 1973 में मार्च के अंदर ओपन हुआ था। 1975 के अंदर साइट जो है इट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो ये जो कन्वेंशन है ये किस बेसिस पे थी कि जो गवर्नमेंट है, डिपॉजिटरी गवर्नमेंट है ओरिजिनल, अब ओरिजिनली इसको कंपोज किस लिए किया गया था, कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश लैंग्वेजेस। हर एक वर्जन जो है इक्वली ऑथेंटिक था, बट जो कन्वेंशन है इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन चाइनीज एंड रशियन अभी के हिसाब से, ठीक है। तो ओरिजिनल अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले, वैसे तो इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता है, बट अगर ऐसे कोई बाउंसर क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता है तो इन दैट सिचुएशन यू कैन आंसर दिस, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी था। देन सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट टू पनिश एडोलेसेंट रिलेशंस। तो यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये चीज बोली कि पॉक्सो एक्ट जो कि अब स्पेसिफिकली बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस की विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे यही बोला कि इसको हाई नंबर्स में मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि एक केस सामने आया है या मल्टीपल केसेस ऐसे सामने आए हैं, एंड उसी के बेसिस पे एक रिट पिटिशन जो है इसको भी फाइल किया गया था कि जो सेक्सुअल एजुकेशन है इसको हमारे करिकुलम का पार्ट और डिटेल में बताना चाहिए। कैसे कि एटलीस्ट द पीपल हु आर इंटरेक्टिंग इन अ स्कूल, या आप अगर कोएड में पढ़ रहे हो या किसी तरीके से भी एजुकेशन सिस्टम का जब पार्ट हो, तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ किस तरीके से पेश आना है, क्या रिस्पेक्टफुल नेचर है, या क्या रिस्पेक्टफुली आपको कंडक्ट अपना रखना है कि जो सामने वालों को वल्गर ना नजर लगे या वल्गर जो है वो ना लगे ऑल टुगेदर। तो अब इसी के बेसिस पे ना पॉक्सो एक्ट के अंडर उन्होंने बोला, सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको वायलेट करने वाले या एक्सप्लॉइट करने वाले जो हैं वो पेरेंट्स हैं, एंड स्पेसिफिकली पेरेंट्स किसके हैं, लड़कियों के, ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज के फीमेल्स का ऑनर यहाँ पर बचाने के चक्कर में जो उनके पेरेंट्स हैं, लड़कियों के पेरेंट्स हैं, वो पॉक्सो एक्ट के अंडर जो अब मेल होता है या इवन की उसका फ्रेंड होता है जिनके साथ वो एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे, उसके बावजूद भी ताकि फैमिली ऑनर बच पाए एंड फीमेल्स का नाम जो है हट जाए, मेजरली जो मेल्स हैं उनको पॉक्सो एक्ट के अंडर स्ट्रिंजेंट जो पनिशमेंट है दिलाने की कोशिश की जाती है, एंड उसके पीछे का कोई वैलिड रीजन नजर में नहीं आता, जस्ट बिकॉज कि मेल एंड फीमेल कंसेंशुअली एक रिलेशनशिप के अंडर थे। तो पॉक्सो एक्ट तो अब उसकी वायलेशन हो जाएगी, है ना। पॉक्सो एक्ट सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे बात करता है। कंसेंशुअल सेक्सेस कि व्हेन या कंसेंशुअल रिलेशनशिप इज व्हेन कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटेंशनली क्या विद यू कैन से कि आप कंसेंट में एक दूसरे के साथ हो, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट चीज जो है वो वायलेट कर देती है पॉक्सो के पूरे आइडिया को। तो उन्होंने बोला कि जो अब स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है वो उनको इन्वोक किया जाता है एक तरह से रेट्रीब्यूट करने के लिए, कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट या बिना तरीक मतलब से आप बदला लेने के लिए लड़के से कि आप हमारे जो घर की बेटी है उनके साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में कैसे थे,
ठीक है, तो इस चीज से हमारा पूरा आइडिया ऑफ द पॉक्सो एक्ट गेट्स डिफाइंड। तो अब स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज बोली है कि अब ये जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसकी बेसिक पार्ट या बेसिक इंक्लूजन इसका किसमें होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिफिकेशन जारी की गई है एंड इवन की स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि अब इन सब चीजों का, या इवन की जो पॉक्सो एक्ट का जो बेसिक है या इन डिटेल क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं पॉक्सो एक्ट में, वो सारी चीजें आप करिकुलम के अंडर ऐड करोगे ही करोगे। ठीक है, कि ताकि इसकी वायलेशन अगर होती है तो कल को ये चीज ना बोली जा सके कि हमें तो पता ही नहीं कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन अगर कोई बच्चा है या इवन की लड़की है या कोई लड़का है, उनको अगर एजुकेशनल लेवल पे चीज़ पता होगी कि पॉक्सो एक्ट एक्चुअली में क्या है, उनको अवेयरनेस होगी इस बारे में, तो कल को वो केस करने से पहले या कोई ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले 10 बार सोचेंगे, या एटलीस्ट कल को अगर कोई केस ऐसा होता है एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होते हुए, आप मना नहीं कर सकते, आपको तो पता ही नहीं था कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ का जो आप बीच में फ़ायदा उठा लेते हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं ये चीज़ क्या होती है, तो हमने तो गलती से कर दिया, तो सामने वाले की तो ज़िंदगी खराब होगी ना जिसके ऊपर केस हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन जो है उसको इरेडिकेट करने के लिए, इनफैक्ट मिटिगेट करने के लिए जो केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सरकार ने ये बोला है, सरकार को ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इंक्लूड करे कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी एंड मॉरल एजुकेशन इन स्कूल्स सिलेबाई, ऑब्जर्विंग कि एथिकल और बिहेवियरल ट्रेनिंग कैसे होती है एंड हाउ शुड मेन ट्रीट विमेन विद रिस्पेक्ट, इट मस्ट बी अ वाइटल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, उसके अलावा इंक्लूजन ऑफ अर्ली सेंसिटाइजेशन ऑफ जेंडर पैरिटी एंड लीगल लिटरेसी इन स्कूल करिकुलम, कि लीगल लिटरेसी बेसिक आइडिया इसका यही है कि कल को आप मुकर मत जाओ मुझे नहीं पता इस बारे में क्या होता है, मतलब लॉज से रिलेटेड आपके हक क्या है, आपके राइट्स क्या है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, एंड कुछ गलत हो रहा है तो आप कैसे लॉ को, या आप कह सकते हो कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उन लीगल प्रोविजंस को कि आपको गलत को सही करने का ऑप्शन मिले, एटलीस्ट आप सामने वाले व्यक्ति को बोल सको कि आप गलत हो एंड इस बेसिस पे आप गलत हो। तो लीगल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में उन्होंने बोला कि जेंडर पैरिटी यानी कि इक्वालिटी के साथ आप समानता के साथ एक दूसरे के साथ चले, और लीगल आपको चीज़ें आपके बारे में, आपके राइट्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का इंक्लूजन तो यहाँ पर होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्होंने यहाँ पर ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको ये चीज़ को इंक्लूड करना है, बट सर्टन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, दे आर येट टू फाइल द रिस्पॉन्सेज कि वो इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या उनका यहाँ पर आइडिया है, क्या बेसिस है, किस बेसिस पे वो मना करेंगे या किस बेसिस पे अलाउ करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सिंपल क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू फॉर्म पॉक्सो एक्ट। ठीक है, दूसरा है डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना अगर आप एक्ट पढ़ते हो, इवन कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं तो इक्वालिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब किसी भी तरह का लॉ की फॉर्मेशन बेस्ड ऑन यू कैन से कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स की बेसिस पर किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है वो चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर आर्टिकल 15(3), क्योंकि अभी जो पॉक्सो एक्ट जब हम शुरू में पढ़ते हैं ना, तो जो लीगल नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि इन द फर्स्ट पेज, ठीक है, जब आपका वो डेफिनेशंस वाला पार्ट या इवन के शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से पहले ना कुछ चीजें कई बार आपको इन्फॉर्म की गई होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो जो कि अब आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर एलिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, एंड ये किस किस बेसिस पे आता है। पहली चीज है 11 दिसंबर 1992 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असीड की थी कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि उसके बेसिस पे भी पॉक्सो एक्ट बनाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देखें तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन दैट, जहां पे नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और हिज और हर राइट टू प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन बाय ऑल मीन्स एंड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ अ जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चाइल्ड। तो ये मल्टीपल चीजें जो है इसमें इंक्लूड की गई हैं। बेसिक आइडिया इज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। सेकेंड है कि हमारी जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये दोनों के बेसिस पे पॉक्सो एक्ट जो है अपनी मेंटेनेबिलिटी रखता है। ठीक है, अब सेकेंड आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि चाइल्ड, एडोलेसेंस हम वर्ड यूज नहीं करते, हम चाइल्ड वर्ड ही यूज कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के अंडर। ठीक है, तो चाइल्ड वर्ड जो है अब सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंडर आपको बोला गया है कि मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स।
ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपको इसका आंसर जो पता लग गया ऑप्शन नंबर सी होगा। देन गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द विजयनगर एरा अनअर्थ इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूंगी। अनअर्थिंग जो हुई है विजयनगर एरा की, जो अब अर्दन पोर्ट के अंदर गोल्ड कॉइन्स पाए गए हैं। ट्रेंच कहाँ पे अब खोदी जा रही थी? ट्रेंच का मतलब क्या होता है? गड्ढा, गड्ढा खोदा जा रहा था, रिपेयर वर्क या रेस्टोरेशन वर्क चल रहा था। ठीक है, सैंक्टम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है? जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, गर्भगृह के अंदर काम चल रहा था रिपेयर का, तो वहां पर डिगिंग हो रही थी। कहां पे? ऑफ द लेटर चोला एरा बिल्ट शिवा टेम्पल इन कोलिवुर हैमलेट। ठीक है, चोला एरिया के अंदर बनाया गया कोलिवुर हैमलेट जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहां पे उनके गर्भगृह में ही रेस्टोरेशन का काम चल रहा था। तो वहां पे जब खुदाई हुई तो खुदाई के अंदर पाया गया कि एक बहुत बड़ा सा पॉट मिला है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के गोल्ड कॉइन्स पाए गए हैं। एंड रेस्टोरेशन का जो काम है वो 2.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा था। एंड दे फॉर्म्ड, उन्होंने क्या किया इन टर्म, जब उनको वो पॉट मिला, दे इन्फॉर्म्ड द रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड पुलिस, जो कि अब ऑन द स्पॉट पहुंच गया। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर अगर आप देखोगे, इसकी अभी एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं पता लगी है, बट अभी यही माना जा रहा है कि विजयनगर एरा के ही ये गोल्ड कॉइन्स हैं। क्योंकि अब स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो गोल्ड कॉइन्स का जो प्रोसेस है विजयनगर एरिया के अंदर या उस टाइम्स पे, गोल्ड जो है, नॉट गोल्ड, गोल्ड वाला जो रीजन है या गोल्ड जो है ऑल टुगेदर वो यूज किया जाता था उस टाइम पे जस्ट टू एज अ ऑफरिंग, या आप कहते हो कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए जनरली गोल्ड कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। एंड बाकी सारा जो ट्रेड पर्पसेस के लिए, नॉर्मल लेने देने के लिए अगर आप देखो चीज़ों को, सामान को, तो जो कॉइन्स हैं वो जनरली कॉपर के यूज़ हुए थे। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि कॉपर के कॉइन्स जो हैं वो आप मेल्ट नहीं कर सकते थे फॉर यूजेज एज कम्पेयर टू गोल्ड कॉइन्स, जिनको आप मेल्ट करके इन डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते थे ज्वेलरी को। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, जॉन मार्शल, जेएफ फ्लीट, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, आपके विजयनगर एम्पायर से ही रिलेटेड है एंड ये आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, documenting inscriptions on temple walls, visits Vijayanagar in 1800, conservation of works for Vijayanagar began under him, detailed photography at Hampi. And I'm sure this is relatively simpler question जो हमें पूछा जाता है, but just because हम facts को revise कर रहे हैं ताकि आपकी preparation और ज़्यादा help आपको मिल सके उस situation में। तो you begin with your NCERT, so all together इसका correct answer हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी, कि 1800 के अंदर कॉलिन मैकेंजी जो हैं वो विजयनगर आते हैं। 1856 के अंदर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ पहली डिटेल्ड पिक्चर्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हम्पी की कलेक्ट करते हैं। 1876 के अंदर जेएफ फ्लीट्स डॉक्यूमेंट करते हैं इंस्क्रिप्शंस ऑफ टेंपल वॉल्स एट द साइट। 1902 के अंदर कॉन्जर्वेशन जो है जॉन मार्शल के अंडर काम करती हैं, शुरू हो जाती हैं। 1986 में आप देखोगे कि हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसके बेसिस पे आपको क्रोनोलॉजी के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अब, अ प्रीस्ट प्लेसेस अ सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब जी इन गोल्डन प्लैंक्विन ड्यूरिंग द प्रोसेशन ऑन द ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर ऑन ट्यूसडे। सो बेसिक से ये न्यूज़ थी विद रिस्पेक्ट टू गुरुपूरब। ठीक है, गुरुपूरब जो है जो आज ही के दिन में है, हैप्पी गुरुपूरब टू ऑल ऑफ यू। पहली चीज तो गुरुपूरब जो है वो अब बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी है। एंड स्पेसिफिकली एक आप कह सकते हो कि आज इवेंट जो है या इवन की जो फेस्टिवल सीजन में एक स्पेसिफिक दिन जो है इवन सिख कल्चर का, सिख हिस्ट्री एंड इवन की ऑल टुगेदर पंजाब एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे पंजाब का कल्चर एक्सपैंड भी होता जा रहा है, तो इसकी एक्सेप्टेंस या इवन की गुरुपूरब की जब हम बात करते हैं सेलिब्रेशन की, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना, बढ़ चुकी है। तो इससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक्स ऑफ सिखिज्म से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आई गेस के पीपल दे जनरली नो अबाउट इट। ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है अब बेसिक्स जो या बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं ऑफ सिखिज्म है जो कि गुरु नानक देव जी नहीं दिए थे, तो यू हैव टू से सी कि हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ देम। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल आइडियाज या बेसिक्स जो हम सिखिज्म के देखते हैं, तो एक ओंकार जो वन गॉड वाला आइडिया था वो एक ओंकार का था। किरत करो, किरत का मतलब होता है कि कर्म करना,
ठीक है, कर्म है डायरेक्टली हमारा काम करना। काम किस तरीके से करो, ऑनेस्ट तरीके से करो। वंड छको, वंड इन पंजाबी मीन्स के बांटना, ठीक है, बांट के खाइए। शेयर एंड कंज्यूम, सेवा सिंपल वर्ड है हिंदी का, सेल्फलेस सर्विस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर विमेन, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह वो प्रेजेंट है। काइंडनेस एंड कंपैशन आपके मन में होनी चाहिए। एवरी लाइफ हैज अ पर्पस टू फुलफिल एंड स्टैंड अगेंस्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बेसिक से हमारे कॉन्सेप्ट्स थे सिखिज्म के। नेक्स्ट टू बिगिन विद, अब हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूज़ फटाफट देखते हैं। हाउ ब्रिक्स इज चैलेंजिंग स्विफ्ट। तो स्विफ्ट सिस्टम हमें पता है डायरेक्टली कि अब किसके द्वारा, वेस्ट एंड स्पेसिफिकली देखें तो यूएसए के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। एंड ये स्विफ्ट सिस्टम में जब स्पेसिफिकली अगर हम ये चीज़ को भी देखते हैं कि जब रशिया ने अब इस बार रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, सबसे पहले अब यूरोप ने या इवन के यूरोपियन यूनियन ने ऑल टुगेदर क्या किया था कि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया था। एंड इसी वजह से जो रशिया के अंदर विद रिस्पेक्ट टू कि जो अब बिजनेस कंडक्ट हुआ था या बिजनेस फर्म्स थी रशिया की, उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा स्विफ्ट सिस्टम के अंदर अटका हुआ है। सैंक्शंस तो लगाई ही गई स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू, अब उनको अगर हटा भी दिया गया तो रशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आने लगी। तो उसी को ही मिटिगेट करने के लिए अब ब्रिक्स, जो कि अब एक तरह से आप कह सकते हो कि चाइना, रशिया, इवन इंडिया इसका एक पार्ट है ना, वो एक तरह से अब क्या स्विफ्ट सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो ब्रिक्स की करेंसी है वो सामने आने की बात आ रही थी कि हाँ मे बी लॉन्च कर सकते हैं, बट ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे कि इस चीज़ के ऊपर कभी हाँ नहीं किया गया था अंटिल नाउ कि अभी ओपनली जो आपके पास आर्टिकल आ गया है कि जो कुछ कुछ यहाँ पे आपको प्रूफ देता है कि हाँ ब्रिक्स हो सकता है आने वाले टाइम में अपनी करेंसी लॉन्च करे। एंड ये क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिक्स की ग्रुपिंग जो है उनकी मोटिवेशन क्या है कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम की जो डोमिनेंस है उसको हम चैलेंज करें। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो यूएसए के डॉलर पे बेस्ड है। एंड यूएसए अगर हर तरफ धमकी देता रहता है एंड यूएसए हर एक फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, अगर आप देखो कि यूएसए के ऊपर सब डिपेंडेंट रहते हैं या डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो नॉन डॉलर डिपेंडेंट इन करेंसी जो है बनाना बहुत जरूरी है एज एन ऑल्टरनेटिव, ताकि यूएसए की जो हेजेमनी है उसे खत्म किया जा सके। पहला पॉइंट ये है कि डिजायर है ग्रेटर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की, कि डॉलर से भी ऊपर उठ के कुछ हम नया बनाए कि हम भी सर उठाकर यहाँ पर चल सके। एंड रिड्यूस एक्सपोजर टू यूएसए सैंक्शंस। तो सैंक्शन लगा देता है जब यूएसए या इनफैक्ट अगर यूरोपियन यूनियन ने भी जब सैंक्शन लगाई रशिया के ऊपर, बहुत सारा पैसा उनका ऐसे फंसा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ है बाकी नेशंस के ऊपर भी ना हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से दुनिया को नहीं चला सकते। यूएसए एंड इवन के यूरोपियन यूनियन अपनी मर्जी से ही चीज़ों को चला रहे हैं। ठीक है, कि वो चीज़ों को पॉसिबल आप नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू आर डेवलप्ड नेशंस। आप डेवलपिंग नेशंस के ऊपर आप इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी लड़ाई है वो शुरू से रशिया के साथ रही है, यूएसए की लड़ाई रशिया के साथ रही है, बाकी सारे कंट्रीज तो आपस में वैसे ही पिसती रही है ना। बाकियों को तो एटलीस्ट डेवलप करने दीजिए, उनके ऊपर भी आप यहाँ पर किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी से ट्रेड करने के लिए उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा देना, टैरिफ लगाना, ये कहाँ की भाई अच्छी बात होती है। तो अब सब अक कर ये चीज़ें जो है ब्रिक्स नेशन जो है वो फाइनली करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंक्रीजिंग डिटर्मिनेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डॉलर डोमिनेटेड इंटरनेशनल सिस्टम। तो फोर्थ लेजा समिट 2014 के अंदर हुआ था, जहां पे पहले ये प्रपोजल रखा गया कि ब्रिक्स को अपनी एटलीस्ट करेंसी को लॉन्च कर देना चाहिए। बट ये जो ग्रुपिंग है ये इनिशिएटिव जो है सेट करना चाहते थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि करेंसी सेट करने से पहले हम ऐसे क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दें कि जो हमारे फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता है। ठीक है, वो चीज़ को इन्होंने किया भी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है उसको रख दिया गया और एक कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट रखा गया कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होगा ये। ठीक है, जैसे हमारे पास आरबीआई होता है ना हमारा सेंट्रल बैंक पूरे इंडिया का, तो ब्रिक्स नेशंस के लिए जो अब ब्रिक्स डेवलपमेंटल बैंक है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होगा। एंड सारी ट्रांजैक्शन जो ब्रिक्स कंट्रीज के अंडर होती हैं थ्रू ब्रिक्स एग्रीमेंट जो भी होते हैं वो उस चीज़ को मैनेज करेंगे, ट्रेड जो है वो भी उसको मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डेवलपिंग कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उससे पहले एक्सक्लूसिव प्रिजर्वेशन ऑफ एडवांस कंट्रीज ही ये हुआ करती थी कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस कंट्रीज के पास ही अपने ऐसे सिस्टम हुआ करते थे। ब्रिक्स के अंदर आप देखोगे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इवन चाइना ऑल्सो क्लेम्स कि अभी वो डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन में अपने आप को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑल टुगेदर पहली बार ऐसे डेवलपिंग नेशन जो है वो इसका हिस्सा बने थे। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिक्स ग्रुपिंग जो उन्होंने बोला कि हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये डेवलपमेंटल बैंक तो हमने बुला लिया, उसके बाद हम एक्सप्लोर करते करते एक्सपैंड करते हैं कि हमारी जो नेशनल करेंसीज हैं उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्टली यूज कैसे कर सकें। 2014 में हमने ब्रिक्स डेवलपमेंटल बैंक की बात की, 2017 आ गया कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं और ज्यादा, तो अब इनहांस करना है कि हमारी जो करेंसी
है वो आपस में ऑपरेशन में तो काम आ सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोस चलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सी कंट्री में बैठे हो। मे बी आप स्पेन में बैठे हो, मे बी आप पेरिस में बैठे हो, मे बी पहले तो इंग्लैंड भी इसका पार्ट हुआ करता था, इंग्लैंड जो ब्रेक्जिट के बाद से ये चीज नहीं होती है, ठीक है। तो अब यूरोपियन यूनियन के अंदर एक सिंगुलर करेंसी चल रही है, तो व्हाई नॉट दिस फॉर अस, है ना। तो इसी प्रोसेस के अंदर उन्होंने बोला कि हमें करेंसी स्वैप या लोकल करेंसी सेटलमेंट या लोकल करेंसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई चीज जो है वो प्लान आउट करना चाहिए कि ऑन द टर्न ऑफ द डेकेड जो ग्रुपिंग है, उन्होंने बोला कि हम ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स को बनाएंगे ताकि डेवलप किया जा सके ऐसा सिस्टम को जो कि अब ट्रांजैक्शन बिटवीन मेंबर नेशंस को आसान कर सके, ठीक है। उसके बाद 2024 के अंदर काजान समिट फाइनली ब्रिक्स लीडर्स में अंडरस्कोर किया कि इंपॉर्टेंस एक्चुअली में है क्या कि स्ट्रेंथन करना कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क्स को ब्रिक्स के अंदर ही, ताकि सेटलमेंट हो सके लोकल करेंसीज की इन लाइन विद द ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव, ठीक है। तो ब्रिक्स की क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव को भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया, क्योंकि अगर आप देखोगे कि 2022 या इवन की 23 के अंदर जब लड़ाई शुरू हो गई यूक्रेन को लेकर, ठीक है, तो अब स्विफ्ट सिस्टम वाला प्रोसेस पूरा का पूरा हो गया। तो उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे कि रशिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर टिल डेट बहुत ज़्यादा पड़ गया है, इवन ईरान का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो हमें ज़रूरत है कि हम ऐसा इनिशिएटिव जो है शुरू कर सके। तो ब्रिक्स का जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है उसको हम ब्रिक्स पे के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा सबूत यही है कि जो ये ग्रुपिंग है ब्रिक्स की, ये एक्सप्लोर करना चाहती है कि हम रिड्यूस करें अपनी डिपेंडेंस ऑन द स्विफ्ट नेटवर्क। एंड ये जो मैसेजिंग सिस्टम है, ये 11,000 से ज़्यादा ऐसी जो कंट्रीज हैं, वो आप देखो 11,000 से ज़्यादा ऐसे बैंक्स हैं वो इसका पार्ट हैं। देन हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ब्रिक्स पे को ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स के लिए, एंड मेजरली G10 बैंक्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं। एंड ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ब्रिक्स मोटिवेशन जो है वो वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस के अगेंस्ट यहां पर चलती है। तो अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ईरान को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया 2024 के अंदर ब्रिक्स ग्रुपिंग में, स्पेसिफिकली जब हम ब्रिक्स पे की बात करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ईरान को भी हेविली सैंक्शन किया गया था, ईरान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा जो है वो ड्रेन करने की बात हो रही है, सामने दिखती है, तो 2024 में ईरान को भी इसका पार्ट बना लिया गया, सिमिलर सैंक्शन जो फेस कर रहा था, ताकि अब अपने ऑब्जेक्टिव को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ब्रिक्स की बैंक नोट यहाँ पर काजान समिट के अंदर अनवील यानी कि हल्की सी झलक उसकी दिखाई गई थी। देन उसके बाद इंटेंट क्या था कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो डोमिनेंस ऑफ द डॉलर से हटकर अपनी खुद की यहाँ पर एक करेंसी जो कि उनके बेसिस पे चलेगी, उसके हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे ब्रिक्स की करेंसी की। तो 100% टैरिफ्स जो हैं लगाने की बात करी गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जब ये हल्की सी झलक नज़र में आई थी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि कोई भी करेंसी या ब्रिक्स करेंसी अगर निकालता है ना कोई भी, तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा उस कंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से ये काम हल्का सा आप देखोगे कि स्लो होता हुआ नजर आता है। बट उसके अलावा भी अगर आप देखोगे जो डेवलपिंग नेशंस है वो सबसे ज़्यादा कीन है कि इस काम को किया जा सके। तो अब ब्रिक्स पे की जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, ये अब मैक्सिमम प्रॉमिस है ब्रिक्स पे काम चलेगा, क्योंकि सेंटिमेंट से ज़्यादा ड्रिवन है, ठीक है। क्योंकि यूएसए और इवन की वेस्टर्न नेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं नेशंस को। तो अब विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटिमेंट ड्रिवन जो ये चीज़ें हैं या जो ब्रिक्स पे का आइडिया है वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा। तो यहाँ पर लॉजिक से ज़्यादा सेंटिमेंट्स जब काम कर रहे हैं तो उसकी आप सक्सेस रेट की एक्सपेक्टेशन समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चुल होती है, या आप कह सकते हो कि कितनी ज़्यादा मर्जी होती है, या कितना ज़्यादा हम चाहते हैं कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो रियो समिट की डिक्लेरेशन है जो कि 2025 के अर्लियर यहाँ पर स्टेज मतलब अर्लियर मंथ्स में हुई थी ना, यहाँ पर बोला गया कि हम डिस्कशन जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव ब्रिक्स की उसके ऊपर कंटिन्यू रखेंगे, एंड एक्नॉलेज किया कि जो प्रोग्रेस हमारा ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स ने किया है इन आइडेंटिफाइंग कि पॉसिबल वेज क्या है कि सपोर्ट किया जा सके कि किस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है पोटेंशियल फॉर द ग्रेटर इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। कि अब जो टास्क फोर्स है उसने हमारे पास बहुत सारे ऐसे इनपुट्स दे दिए हैं कि किस तरीके से हमें किस प्रोसेस के बेसिस पे काम करना चाहिए, आगे क्या क्या चीज़ों को लेकर उसकी कमी है, क्या क्या चीज़ों को लेकर हमें और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, ये हमारे टास्क फोर्स ने हमें इंश्योर किया, एंड हम इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे ही। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास खुद से है ही, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, इनके पास अपने अपने इवन के जो सिस्टम्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या इवन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा भी एग्जिस्ट करता है। अब उन्होंने बोला रशियन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास है SPFs, ठीक है, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, एंड चाइना का अगर आप देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जिसको हम सिप्स बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। इंडिया के केस में UPI एग्जिस्ट करता है, ब्राजील की पिक्स सिस्टम एग्जिस्ट करती है। तो हम इन सभी को कोलैबोरेट करके भी अगर चाहे तो हम अपना खुद का एक सिस्टम भी बना सकते हैं, इफ नॉट करेंसी तो हम अपना खुद का सिस्टम भी इसको बना सकते हैं। बट इनकी इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि कौन सी कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, कौन सी कंट्री के अंदर इसका आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस है, कहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ना कि कौन से नेशन के अंदर आप अपनी करेंसी को यूज़ कर पाओगे कि नहीं। तो मैक्सिमम कवरेज यहाँ पर चाहिए होगी हमें मल्टीपल नेशंस की, ठीक है। तो अब जो राइवल है ये स्विफ्ट इन द स्कोप ऑफ रिलायबिलिटी albeit with a more limited geographic and political block, तो और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड, क्योंकि ये लिमिटेड अब पॉलिटिकल ब्लॉक के अंदर होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ भी नज़र में आएगा। तो उन्होंने ये बोला कि कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर हम UPI की बात करें इंडिया की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 9 कंट्रीज़ के अंदर अभी चलता है। अगर हम बात करें पिक्स सिस्टम की, पिक्स सिस्टम जो है अभी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है टू आइदर 1 और 2 कंट्रीज़। तो इवन रशिया का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लार्जर स्केल पे यहाँ पे काम कर रहा है, एंड उससे भी लार्जर स्केल पे अगर हम बात करें तो चाइना का सिस्टम है। चाइना के सिस्टम में अगर आप देखोगे कि मल्टीपल अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज यहाँ पर चलता है वो सिस्टम, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ना खुद पर्सनल इंटरेस्ट जो है कंट्रीज के वो भी सामने आता है। जैसे रशिया ईगरली वांट्स कि हम ब्रिक्स पे के ऊपर एक्स्ट्रा काम करें एंड इवन कि हम अपनी करेंसी निकाल सके। क्यों? क्योंकि उनका खुद का पैसा स्विफ्ट सिस्टम में फंसा है, ठीक है, एंड किस तरीके से हम डी-डॉलराइजेशन कर सकें या इवन कि डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। वेयरएज कि चाइना की जब हम बात कर रहे हैं कि उनकी करेंसी अभी रिसेंटली बास्केट ऑफ जो करेंसीज होती हैं, टॉप 5 करेंसीज के अंदर होती हैं, वो उसमें इंक्लूड हुई है। तो अब वो भी अपना थोड़ा सा खुद का प्रोग्रेस चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो ऑल टुगेदर डॉलर से भी ज़्यादा हो जाए, ताकि ब्रिक्स के अंदर भी उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ती रहे। तो खुद के इरादे जो हैं या इवन की खुद के जो इंटेंशंस हैं बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के मैटर करते हैं। बट ऑल टुगेदर अगर हम देख रहे हैं कि रशिया जो है वो खुद से ये चीज़ को चाहता है कि ये प्रोसेस जो है स्विफ्ट करेंसी से का अब या स्विफ्ट करेंसी को हटाकर इवन ब्रिक्स की करेंसी जो है वो उसका काम शुरू किया जा सके, कि अब कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है इस पेमेंट सिस्टम को हमें जल्दी से जल्दी लेकर आनी पड़ेगी। सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। देन सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू सरोगेसी बैन ऑन कपल विद 1 चाइल्ड। सो अब एक आइडिया यहाँ पर यही है, मैं जल्दी से आपको केस लॉ बता देती हूँ कि एक जो फैमिली है वो उनका ऑलरेडी एक बच्चा है, तो वो सेकंड बच्चा जो है वो नेचुरल मेथड से कंसीव नहीं कर पाए, एंड जो जितने भी अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट IVF वगैरह इन सब के थ्रू भी वो कंसीव नहीं कर पाए। तो सेकेंड बच्चे के लिए उन्होंने यहाँ पर सरोगेसी के लिए अप्लाई किया था, जिसके बेसिस पे सरोगेसी ऑलरेडी बैंड है इंडिया के अंदर, है ना। तो सरोगेसी बैन के बेसिस पे ये जो केस है वो कोर्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जो मदर हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास ये राइट टू हैव अ चाइल्ड तो पक्का है, ठीक है। बट यहाँ पर आप ये देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को डायरेक्टली बोल दिया है कि हाँ, राइट टू हैविंग चिल्ड्रन इज योर पर्टिकुलरली आपका राइट तो है ही है, बट आप वो सरोगेसी के थ्रू नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ऐसा रूल या लॉ एग्जिस्ट करता है जो कि आपको सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अंडर थोड़ा बहुत प्रोविजन देता है कि सरोगेसी को अंडर वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस यूज़ करने दिया जा सकता है या सरोगेसी को अलाउ किया जा सकता है। दैट डज नॉट मीन कि आप इसको अपना राइट कंसिडर कर सकें, ठीक है। वो जस्ट बिकॉज आपको एक लीगल आप राइट है, वो एक तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या आपका फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से नहीं बनता है। एंड इन सर्टन कंडीशंस हाँ हम सरोगेसी को अलाउ कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है आइदर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं हुआ है या कोई मेंटल इलनेस है जिसका कोई क्योर नहीं हो सकता। इन दैट सिचुएशन अगर नेचुरल वे में जो पेरेंट्स है वो कंसीव नहीं कर सकते सेकंड चाइल्ड को, तब सरोगेसी अलाउ की जा सकती है, ठीक है, या अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस सरोगेसी को अलाउ किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप बोलो कि हाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है या द कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर या जो गवर्नमेंट जो है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एंड इट इज़ योर फंडामेंटल राइट, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि इस तरीके से ये चीज़ों को पॉसिबल नहीं कराया जा सकता। दैट विल बी वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी बोला जाता है कि बट इंडिया जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर नहीं चलता है। ये चीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली कि अडॉप्शन का प्रोसेस जो है वो सरोगेसी से पहले आता है कि अगर आप अडॉप्शन कर सकते हो तो दैट विल बी बेटर,
ठीक है। तो अब उसके ऊपर अब बैन जो है वो हटेगा या थोड़े, या आप कह सकते हो कि थोड़े से रिलैक्सेशन आने के चांसेस आने वाले टाइम में, जैसे भी अपडेशन होगी मैं आपको बताती रहूंगी। देन मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 प्रेसिडेंट अर्जेस यूथ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो उत्तराखंड के अभी दौरे पर है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली यूथ को ये चीज़ की गुहार लगाई है कि 2047 तक जो हमारा गोल है विकसित भारत का, उसको आप प्लीज साकार कीजिए, उतने ही एफर्ट्स आप कीजिए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, बट 2047 तक इंडिया जो है एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए। देन रिसर्चर्स डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ पीलिया जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर इन चिकमगलुरु। ठीक है, तो चिकमगलुरु की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता ही लग गया कि वेस्टर्न घाट्स की यहाँ पर बात हो रही है। जिनको नहीं पता था वो ये चीज़ देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ये एरिया एग्जिस्ट करता है। तो अब आप देखो वेस्टर्न घाट्स अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से कि एरिया है ऐसा कि बायोडाइवर्सिटी एरिया है, जहाँ पर कंजर्वेशन का एफर्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंपॉर्टेंट है कि उसको फॉलो किया जा सके, है ना। तो उसी के बेसिस पे अब देखा गया है कि रिसर्चर्स ने एक्सप्लोर किया था बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स को। तो स्पाइडर जो कि बिलोंग करता है टू पीलिया, जो कि एक जीनस है ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स, वहाँ पर देखा गया चिकमगलुरु के अंदर। अब जो पीलिया मैलेनाडू जो है इसका नाम पूरा का पूरा दिया गया है, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया, तो पीलिया मैलेनाडू जो है इसका नाम दिया गया है क्रेडिट देने के लिए टू द प्लेस जहाँ पे ये मिला था। तो डिस्कवरी जो है इसकी पब्लिश की गई है इन जू टैक्सा। एंड जू टैक्सा क्या है, इंपॉर्टेंट आपका पॉइंटर है यहाँ पर कि इंटरनेशनल जर्नल है जो कि सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम एक स्पीशीज को अंडर स्पाइडर एड जब किया गया था वो भी पीलिया जीनस के अंडर ही थी। एंड वो डिस्कवर कब की गई थी, इन द ईयर 1902, 123 साल पहले, एंड कहाँ पे, केरला के अंदर ही। ठीक है, तो यही चीज बोली गई कि स्पीशीज जो कि अब कहाँ पे जू टैक्सा के अंदर पब्लिश की गई अंडर द जीनस या फिर अंडर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स, तो वो 123 साल पहले 1902 के अंदर की गई थी। एंड वो पीलिया के अंडर ही की गई थी, पीलिया जीनस के अंडर ही की गई थी। फर्दर रिसर्चर्स ने ये पहली बार देखा है कि मेल और फीमेल स्पाइडर्स दोनों के दोनों ही मिल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड सैफरन रीटेल एक रेयर स्पीशीज ऑफ डैमसेल फ्लाई जो है, जो भी एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट, वो भी लास्ट ईयर सेम ही रिसर्चर ने फाइंड आउट की थी, उनको फाइंड आउट भी क्या डिस्कवर की थी ऑल टुगेदर लास्ट ईयर में। एंड इस बार आप देखो कि उन्होंने यहाँ पर चिकमगलुरु के अंदर न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स को भी खोज निकाला है। हेल्दी इकोसिस्टम का ये एक निशानी है। एंड एट उन्होंने यही बोला जो रिसर्चर हैं जिनको ये मिले या जिन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ एक हेल्दी इकोसिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बट हाँ इस चीज़ की चिंता भी उन्हें सताती है कि इसे अब रिटेन करना या सस्टेन करना भी हमारा फर्ज है। देन आप देखोगे रिसर्चर ने नोटिस किया जो स्पाइडर्स हैं देवर ओनली 2 प्लांट स्पीशीज के अंदर ये पाए गए। ठीक है, कि स्पेसिफिकली जो अब स्पाइडर्स होते हैं वो हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं, एंड वो 2 तरह के पेड़ों के अंदर, ये जो अब चिकमगलुरु के अंदर जंपिंग स्पाइडर पाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 प्लांट स्पीशीज के साथ में ही कोहैबिटेट या आप कह सकते हो कि कोहैबिट करते हैं, दैट इज मेमिसाइलोन अम्बेलटम एंड मेमिसाइलोन मैलाबैरिसम। ठीक है, अब इन दोनों के अंडर ही या दोनों के साथ ही ये को एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक हैबिट होती है स्पाइडर्स की कि वो हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं, जो कि अब अगर हमने ये दोनों तरह के पेड़ों को कंजर्व नहीं किया तो स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो पीलिया मैलेनाडू जो है, मैलेनाडू जो है ऑल टुगेदर, उसको हम सेव नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक नई स्पीशीज जो हमें मिली है उसे हम शायद सेव ना कर पाए। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। देन इंडिया इजराइल टाइज डिफाइंड बाय ट्रस्ट सेज जयशंकर। तो अब जो आप कह सकते हो कि मीटिंग हुई है एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इजराइल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ उनकी, एंड उनके आपस के बीच में डिस्कशन यहाँ पर हुई। अभी अगर आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर गाजा के 2 स्टेट थ्योरी को इंडिया ने यहाँ पर प्रपोज किया था, प्रपोज भी क्या उसके हक में यहाँ पर वोट किया था, एब्सटेन नहीं किया था उससे। तो उसके बाद भी इजराइल और इंडिया के आपस में टाइज या इवन के जो बदले इंडिया के भी रुख या इवन इजराइल का भी रुख बदला हुआ इंडिया की तरफ थोड़ा सा नज़र में आता है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि जो अब सीज फायर को लेकर गाजा स्ट्रिप के अंदर वो थोड़ा सा कंसर्न है, वो कंसर्न उनका इजराइल की तरफ से यहाँ पे खत्म कर दिया गया कि हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं, एंड पर्टिकुलरली हमारे केस के अंदर यानी कि इंडिया के केस में इजराइल जो है टेस्टिंग टाइम्स के अंदर इंडिया का साथ रहा है, एंड इंडिया भी टेस्टिंग टाइम्स पे इजराइल का साथ दिया है। तो एक स्पेशल बॉन्ड हमारा इजराइल के साथ या इंडिया का इजराइल के साथ है। तो वी शुड वर्क टुगेदर के इंश्योर कैसे कर सके कि ग्लोबल अप्रोच हम लेकर आ सके कि जीरो टॉलरेंस रखी जा सके इन टेररिज्म के मैटर्स इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस जो कि सामने आती है।
ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसके साथ जो इनके साथ मीटिंग जब की है, उसके बाद उन्होंने अजीत डोभाल से बात की है एस जयशंकर ने। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट जो डिस्कशन हुई है वो किस बेसिस पे हुई है कि कोऑपरेशन कैसे करनी है, कन्फ्रंट करना है, कैसे कॉमन चैलेंजेस को, स्पेशली म्यूचुअल थ्रेट ऑफ टेरर को कैसे कॉम्बैट किया जाना है, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया एंड इजराइल के बीच में बेसिकली क्या क्या हो सकती है, एंड जो सपोर्ट है बिजनेस लेवल पे कोऑपरेशन बिटवीन द टू साइड्स एडिंग इन रीसेंट टाइम्स कि इंडिया जो है वो डेवलप कर चुका है ऐसे बहुत सारी कैपेबिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर चुका है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर हो चुका है। ये सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बेसिस पे हो सकता है आने वाले टाइम में अब इंडिया भी इजराइल को कुछ कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर कर पाए। जैसे पहले इंडिया सिर्फ और सिर्फ इजराइल से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, अब हो सकता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन या टू वे चैनल जो है इंडिया की तरफ से खुल जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि अब किस तरीके की डील जो है वो साइन होती है, राइट। तो ये आपकी बेसिक सी आज की न्यूज़ थी जो कवर हो गई है। 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल हैं। अगर इन केस अगर आप कोई सेपरेटली बैच में चाहते हो ना फाउंडेशन के केस में, दैट विल ऑल्सो भी पॉसिबल फॉर यू कि सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हो या मेन्स आंसर राइटिंग चाहते हो या इवन कि आप सिर्फ चाहते हो कि आपको कॉन्टेंट लेक्चर्स मिले, वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी कोर्स की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड यूपीपीसीएस का बैच जो है वो भी अब लाइव हो चुका है, वहाँ पे क्लासेस जो है आपकी ऑलरेडी चल रही हैं। तो सेम नंबर है टोल फ्री नंबर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अब है कि 25% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल द कोर्सेज जो कि 6 नवंबर तक वैलिड है। ऑल द कोर्सेज में जब मैं बात कर रही हूँ तो ऑल द कोर्सेज, तो 6 नवंबर तक वो एप्लीकेबल रहेगा। 25% डिस्काउंट, आपको कोड क्या यूज़ करना है, गुरु25। एंड ये गुरुपूरब के उपलक्ष्य में 25% डिस्काउंट टिल 6 नवंबर दिया गया है। सो अगेन अ हैप्पी गुरुपूरब टू ऑल ऑफ यू। सो अब इसी तरीके से ना हम भी जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हैं ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो उनको हम इनकलकेट करके देखते हैं, सिंस गुरुओं की जो वैल्यू है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो भगवान से ऊपर भी एक टाइम पे हम बोलते हैं कि गुरु ही एग्जिस्ट करते हैं। तो गुरुओं की जो इनकलकेटेड वैल्यूज़ है अगर हम उनको पढ़ते रहें या थोड़ा बहुत अपने लाइफ में या जीवन में उसको लाने की कोशिश करें तो जीवन और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से चीज़ें यहाँ पर निकल जाती हैं क्योंकि वो विजडम जो है वो सिर्फ गुरुज ही दे सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।